ओके। तो आज की कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक, और नोट डाउन भी साथ साथ में करते चलेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इजराइल एंड ईरान फिलिस्तीन गाजा जो भी डिबेट यहाँ पे चल रही है। एटलीस्ट 8 इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन क्लैशेस विथ हेजबुल्ला लेबनान। ठीक। हमने पहले भी आपसे कहा था कि जब तक ये वॉर चलेगी, डिस्प्यूट चलेगा, तब तक हमें फोकस यहाँ पे रखना ही रखना है। ठीक है। इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ रहा है, वर्ल्ड पर क्या पड़ रहा है, ये भी हमें साथ में देखना है। ठीक। मेजर इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये कंट्री कौन सी पड़ जाती है आपकी, इसराइल। ठीक। अभी अभी इनके साथ किसके साथ डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है इनका, ईरान के साथ। नॉट ओनली, मतलब अभी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये लंबा चला आ रहा है, लेकिन फिर से जो मिसाइल वॉर या फिर जो भी इधर उधर से वार चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देख लेना है कि ये आपका कौन पड़ जाता है, इसराइल पड़ जाता है। देन आप स्टार्ट्स में उठा के देखेंगे मैपिंग के माध्यम से, तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक। नंबर वन इज कि कहाँ गया इरेजर इसका। ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक। अब ये आपका इसराइल है, इसको अलग अलग फ्रंट से लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बगल में इधर सीरिया को भी देखना है, इराक है ही, लेकिन जो अभी फ्रंट स्टार्ट हुआ है किसके साथ से स्टार्ट हुआ है, ईरान के साथ वो स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर एमन हो जाता है। ठीक। इसके बावजूद ही इज डूइंग, ठीक है ना, और दुनिया भर में ये देखेंगे तो वर्ल्ड टेंशन बना हुआ है। अब क्या क्या एग्जिस्टेंस हो जाती हैं इस इसराइल के साथ साथ में, तो देखिएगा आप लोग थोड़ा थोड़ा सा इसे, ठीक है, इन मैपिंग के मेजरमेंट में ये जितना हमने ये कर रखा है, ये कौन सा पार्ट हो जाता है, किस कंट्री का, इसराइल का पार्ट हो जाता है। किसका हो जाता है, इसराइल का। ठीक। अब इधर आप देखेंगे छोटा सा कौन सा, जेरूशलेम हो जाता है। इधर आपको जॉर्डन पड़ेगा, इजिप्ट वाला पार्ट है सऊदी अरबिया का। आप देखेंगे इधर बैरूत सीरिया, और छोटी सी जो पट्टीज हैं इनके पीछे जो गाजा स्ट्रिप जहां पर हमास बैठा हुआ है, इसी के पीछे आप देखेंगे लगातार यहाँ पर स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स, लड़ाइयाँ चल रही हैं। ठीक। इनके साथ साथ आप देखेंगे पूरी लड़ाई पूरा इधर का एरिया में लगातार क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। ठीक। और जब बढ़ता जाएगा तो ये ऑटोमेटिक दुनिया भर के लिए क्या है, टेंशन बन जाता है। ठीक। अब इस टेंशन में ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। ठीक। अब क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ जाता है कि दुनिया को अलग अलग आप पार्ट में बटा हुआ देखेंगे। ठीक। इसराइल वाला पार्ट हो जाता है, और इसराइल के अगेंस्ट जितनी कंट्री हैं, या फिर जिन कंट्री जैसे इराक, ईरान, या इधर वाले पार्ट हो जाते हैं गाजा पट्टी, फिलिस्तीन, उसके अगेंस्ट में जितनी कंट्रीज हो जाती हैं। ठीक। अब इसका इम्पैक्ट वर्ड्स पर क्या पड़ रहा है, प्लस हमारी इंडिया पर क्या पड़ रहा है। ठीक। अभी हम इसको ये देखेंगे एक्चुअल में, जो मेजर पार्ट हमारे देश को देखने को मिलेगा, ठीक, कि जो रेड सी है, जिसको हम लोग हिंदी में लाल सागर भी कहते हैं, उसके कारण, ठीक है ना, हमारी जो कनेक्टिविटी है, बिजनेस कनेक्टिविटी है, ट्रेड कनेक्टिविटी है, वह किस प्रकार से डिस्टर्ब हो रही है, जिसके चलते इंडिया ने अभी ये कहा है, मतलब अभी जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि इंडिया जो टूरिस्ट हैं उन्हें ईरान जाने से भी बचना चाहिए। ठीक। क्या करना है, उन्हें बचना है कि अभी वहां भी मत जाओ भैया, थोड़ा टेंशन है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, पैक्ट्स को लेके, ट्रेड को लेके, हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वह पूरी तरह से क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। उसे आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। ठीक। हमने यही होमवर्क दिया था थोड़ा सा कि इसराइल का एक्चुअल में बेसिक जो कन्फ्लिक्ट है वो, उसके रीजंस क्या हैं, उसका एक हिस्टोरिकल पार्ट हमने पढ़ने को बोला था। ठीक है। यही थोड़ा सा देखना था अपन को। ठीक। वॉल्स बेंस। ओके, कुछ और पूछना है, नहीं। ठीक है। अब है अगला। आप सबको पता है यूएसए में क्या चल रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं। उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डिबेट चलती है, ठीक है, अपोजिशन पार्टी और जितनी बार पार्टीज है वहां पर मेनली दो ही पार्टी काम करती हैं। तो वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट यहाँ पर हुई है, ध्यान रखना है। वॉल्स और वेंस क्लैश अ पॉलिसी हैवी के ऊपर कि क्या क्या हो सकता है। ठीक। तो टिम वेल्स और वीडी वेंस आफ्टर द वॉइस प्रेसिडेंशियल डिबेट होस्टेड बाय सीबीसी न्यूयॉर्क ट्यूसडे। ध्यान रखना है, लगातार चुनाव भी ये नवंबर में होने वाले हैं, ठीक है, रिजल्ट्स भी इसके आएंगे। तो व्हाइट हाउस के लिए जो रेस चल रही है, जिसमें डेमोक्रेटिक टिम वेल्स एंड रिपब्लिकन जेडी वॉन्स क्लैसेस ऑन ट्यूसडे एट वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एक्चुअल में आप सबको पता होना चाहिए, जब भी अमेरिकन चुनाव होता है तो हमारे देश में आप देखेंगे कि जब
चुनावी इलेक्शन कैंपेन चलते हैं, इलेक्शन कैंपेन के समय हमारे लीडर्स आमने सामने बैठ के फ्रंट में डिबेट कभी नहीं करते हैं। बट ये कहाँ पर होता है? अमेरिका जैसे देशों पे होता है, ठीक है ना। अभी वॉइस प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही है, फिर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंशियल डिबेट भी चलेगी, जिसमें जो भी डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे या जो भी सामने वाला अपोजिशन कैमला हैरिस रहेंगी या फिर जो बाइडेन या फिर जो भी वहां पर कैंडिडेट्स हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है, ये प्रेसिडेंशियल पॉलिसीज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो जी, नहीं होता यही है, होता यही प्रोसेस पूरी इलेक्शन की यही है। पर जो एंड ऑफ द डे डिबेटिंग है प्रॉब्लम्स हमारे क्या है, चुनावी कैंपेन के माध्यम से होता है कि हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट किससे बात करते हैं? पब्लिक से करते हैं, रैली कैंपेन के माध्यम से। वहां पर आप देखेंगे वो भी सारी चीजें होती हैं, बट एक डिबेट भी एक बड़ा पार्ट होता है, जहां आमने सामने बैठ के दोनों नेता बताते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वो बताता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है, एंड हाउ वी विल इम्प्लीमेंट, मतलब हम उन चीज़ों को कैसे अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक। इस प्रकार से वो अपनी पब्लिक को, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अपने मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। अपने यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा अलग तरीके से हम जैसे अभी आप देखेंगे इंडिया में एमपी का सॉरी स्टेट्स इलेक्शन चल रहे हैं हरियाणा में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप देख रहे होंगे अलग अलग अपोजिट पार्टी के जो लीडर्स हैं, ठीक है ना, वो सब क्या करें, अपना अपना इंडिविजुअल कैंपेन्स करते हैं, ना कि डिबेट्स करते हैं, ठीक। चलिए, तो ये चलो मैं पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, क्योंकि यूएसए और इंडिया, ठीक, और दुनिया भर की नजरें कहाँ पर होती हैं? यूएसए इलेक्शंस पर कि कौन आएगा क्या नहीं आएगा, और आगे चल के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा न्यूज में इसको रखा हुआ है, ठीक। चलिए, अब एक और चुनाव हुआ है, प्रॉमिसिंग अ सिक्योर मैक्सिको, ठीक है। सैनबोर्न टेक्स ओथ एज अ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, कहाँ की है? मैक्सिको की बनी है, ठीक है। इन्होंने कहा है इट्स टाइम फॉर वुमेन, शी सेड, हर वॉइस राइजिंग विथ इमोशंस, आई एम अ मदर, अ ग्रैंड मदर, अ साइंटिस्ट, एंड फ्रॉम टुडे वी बाय द विल ऑफ द मैक्सिकन पीपल द प्रेसिडेंट, शी सेड, ठीक। तो इनका नाम थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि अभी मेक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। तो ये लिख भी सकते हैं आप लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं या हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे आते हैं, छोटा सा और न्यूज है रसिया एंड यूक्रेन वार से। रशियन ट्रूप्स कैप्चर ईस्ट यूक्रेन टाउन दैट रेसिडेंट इंटेंस अटैक्स फॉर 2 years, ठीक है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट्स कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान देखना है कि रसिया ने कुछ पार्ट्स अभी यूक्रेन का अपने कब्जे में लिया हुआ है, ठीक है। और ये इधर से जो अटैक है कब से चल रहा है? 2023 से चल रहा है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा न्यूज में शामिल किया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है जयशंकर शाह का जो टॉक हुआ है विथ ब्लिंकन, ठीक है, सुलिवान, वेस्ट एशिया ऑन एज, इंडिया कॉल्स फॉर रेस्ट्रेंट, सेज अवॉइड ईरान ट्रेवल, ठीक है। हमने कहा है कि जो भी इसराइल इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बीच में इंडियंस को वहां पे विजिट करने से क्या करना है? बचना है, ठीक है। अभी ईरान तरफ हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। लेकिन अब ये जो बातें हुई हैं, इसके कुछ मेजर पार्ट निकल के आते हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इंपॉर्टेंट दैट कंफ्लिक्ट डज नॉट टेक वाइडर रीजनल डायमेंशंस, ठीक। अब कुछ कुछ चीजें हैं, हमें अपन को लिखना भी है और ध्यान भी देना है, ठीक है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये जो वॉर छिड़ी हुई है, इस वॉर से इम्पैक्ट कहां पर पड़ रहा है? हमारे इंडिया के ट्रेड पे पड़ रहा है। कहां पर पड़ रहा है? इंडियन ट्रेड में पड़ रहा है। इंडियन ट्रेड में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है एक्चुअल में आप देखेंगे, ठीक, कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले, इंडियाज वरी लॉन्ग ट्रेड रूट्स, हाई शिपिंग रेट्स एंड कॉरिडोर रिस्क, ठीक। हमारा इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट्स विल बी, ठीक, इन्फ्लुएंस्ड इनके कारण से। अब होएगा, होता क्या है, इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि हमारे यहाँ पर जितना पेट्रोलियम है वो कहाँ से आता है? इन्हीं गल्फ कंट्रीज से आता है। इन गल्फ कंट्रीज में अगर इस प्रकार से, ठीक है ना, वॉर्स चलता रहेगा तो इन्फ्लुएंस किस पे पड़ेगा? हम पर पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए 1989, 88, 90 मैं 1989 की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी, देखी थी, अक्षय कुमार की आई थी।
ठीक है ना, उसमें दिखाया गया था किस प्रकार से इंडिया को वहां से रेस्क्यू किया गया था। समझाने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो इंडिया का जो गल्फ के साथ रिलेशन है वह हमारा किसके साथ है, पेट्रोलियम ईंधन चाहिए हमें वहां से, ठीक, फ्यूल चाहिए, ठीक, रॉ मटेरियल्स हम वहां पर भेजते भी हैं, वहां से भी थोड़ा बहुत मात्रा में हमारे पास आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जितना ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी फैक्ट्रीज हैं, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं, पेट्रोलियम पर डिपेंड करती हैं। और हम पेट्रोलियम्स के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, इन गल्फ कंट्रीज पे डिपेंड करते हैं। ठीक, उसका पूरा इन्फ्लुएंस किस पे आता है, हमारे ट्रेडिंग सिस्टम पर आता है। जब ट्रेडिंग सिस्टम पर आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक, ट्रेड हमारा क्या होगा, यहाँ पर डिस्टर्ब होगा, ठीक, और इसका इम्पैक्ट इंडियन जीडीपी भी देखने को मिलता है। ठीक, इसी को लेके कुछ हमने बातें करनी है इस पार्ट में। ठीक है, अब इंडियाज की चिंता क्या है, हाउथी रिबेल्स इन यमन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी द अटैक्स ऑन शिप्स टर्वेजिंग एंड रेड सी रूट। ठीक, अब रेड सी रूट क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिस एज्यूम सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया and it relies heavily on this route through the Suez Canal for its trade with Europe, the US, Africa, and West Asia, as these regions accounted for over $400 billion फाइनेंशियल ईयर 2023 में। ठीक है, इसके माध्यम से अब इम्पैक्ट क्या होगा इस वॉर का, ये समझते हैं थोड़ा सा इंडिया में। ठीक है, एक्सपोर्टर्स हैव लॉन्ग फियर्ड अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान। ठीक है, हमारे देश के जितने भी एक्सपोर्टर हैं, यहाँ से जो निर्यात करते हैं, उनके पास एक चिंता है, डर है, बिकॉज ऑफ द इजराइल एंड ईरान डायरेक्ट वॉर। अभी तक आगे पीछे से लड़ रहे थे, इस बार क्या है, डायरेक्ट आ गए हैं। उसका पूरा इन्फ्लुएंस कहाँ पर पड़ना है, हमारे, ठीक है, ट्रेड पर पड़ना है। ठीक है, would means protected destruction of the crucial Red Sea shipping route. The calculation of conflict comes after Indian exports began feeling the impact of the Red shipping routes crisis, with export in August falling by as much as 9%। मतलब आप देखेंगे लगातार उस रूट से हमारा क्या हो रहा है, ठीक है ना, लेन देन या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम होता जा रहा है। अब इसे आप समझिएगा थोड़ा सा रूट के माध्यम से। ठीक है, ये कौन सा कंट्री हो गया, इजराइल हो गया। ठीक, अभी आप देखेंगे ये कौन सा पार्ट हो गया, सऊदी अरबिया का हो गया। ठीक, ये आप पार्ट देखेंगे ये सी का हो गया। ठीक है ना, यहां से उठा के देखेंगे। अभी हमारा पूरा का जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक, ये हम किसके माध्यम से कर लेते हैं, ट्रेन के माध्यम से कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा रूट है ये, ट्रेन रूट हो जा रेल रूट हो जाता है, ट्रेन रूट कह सकते हैं। और बाय दिस हम लोग किससे आ जाते हैं, सी रूट से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी रूट मतलब यहां पर क्या चलेंगी, शिप्स चलती हैं। ठीक, शिप से सीधे हम कहाँ पहुंच गए, मुंबई पहुंच गए, गुजरात के ला लिए, या फिर जहां पर भी हमें करना है उतार लेते हैं। ठीक, तब आप से देख सकते हैं ना कि पूरा का पूरा यहां से अगर हम अपना ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो पूरा हमारा शॉर्ट रूट्स में सीधे कहाँ पहुंच रहा है, इंडिया पहुंच रहा है। अब आप देखेंगे इस रूट का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है कि टाइम ड्यूरेशन क्या है बच्चों, कम हो जाता है। ठीक, प्लस कॉस्टिंग भी क्या हो जाती है, ध्यान रखना है, कम हो जाती है। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम रहती है। ठीक, इससे हमारे देश में इन्फ्लेशन भी क्या रहता है, कंट्रोल में रहता है। ठीक, ट्रेड भी कम समय पे हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़ी इजी वे पे आप कर पाते हैं, कनेक्टिविटी आपकी बनी रहती है। ठीक, अब होगा क्या कि जैसे ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो हमें अपना रूट क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और जब हम चेंज करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है। थोड़ा सा समझते हैं इसका इम्पैक्ट एक्चुअल में कितना गहरा है। इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ रेड सी क्राइसिस। ठीक, अब जो रेड सी का क्राइसिस होगा तो आप देखेंगे, देखिए अभी तक हमारा जो पूरा टूर है वो इधर से हो जाता है, ये रेड सी वाला इलाका है। ठीक है ना, कौन सा जोन है ये, रेड सी वाला। ठीक, जल्दी पहुंच जाते हैं, पहुंचा दिया इंडिया। ठीक, अब हमारा ये मान लीजिए रूट क्या हो गया, बंद हो गया, स्टॉप हो गया बिकॉज ऑफ द वॉर। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपना रूट चेंज करना पड़ेगा। अब दूसरा रूट कहलाता है कैप ऑफ गुड होप। क्या कहलाता है, कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, इसको किसने सर्च किया था पता है आपको, इस रूट को नहीं पता है, वास्को डी गामा।
ठीक है, एक पुर्तगाली है, क्या नाम है उनका, वास्को डिगामा, इनका भी नाम लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसी वास्को डिगामा ने ही इंडिया में ट्रेड रूट या सी रूट की क्या की थी, खोज की थी। और इस रूट को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम देते हैं, कैप ऑफ गुड होप, याद रखना है। ठीक है, अब रेड सी रूट तो हमने देख लिया अपना भैया। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाता है और हमें कम भी पड़ता है। अब आप देखेंगे वॉर रिस्क प्रीमियम्स हायर बाय अराउंड 10 to 15 लाख, ओवर 30% इंक्रीज इन कंटेनर फ्रेट रेट्स। ठीक है ना, मतलब एक कंटेनर का रेट कम से कम अगर इस रूट को हम चेंज करेंगे तो कितना बढ़ जाता है, लगभग 30% बढ़ जाता है। ठीक है, एवरेज 2 वीक्स इंक्रीज इन शिप पॉइंट शिपिंग टाइम। आई बात समझ में ना, मतलब 2 से 3, मतलब 21 डेज कैन बी एक्स्ट्रा। ठीक है ना, मतलब हमने ये मोबाइल अगर मान लीजिए मंगाया है यूरोप से, तो एक्स्ट्रा कितने दिनों बाद पहुंचने वाला है यहाँ पर, अब 21 डेज बाद पहुंचने वाला है। ठीक है, अबाउट 20% ऑफ एक्सपोर्ट्स पास थ्रू द रेड सी सुएज रूट। ठीक है ना, मतलब हमारा जो 20% एक्सपोर्टेशन है वो किधर से होता है, इस पार्ट से होता है, जो कि पूरा क्या होगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, and 10 navies come together to address security challenge in the southern Red Sea। ठीक, अल्टरनेटिव रूट क्या है, जो हमने आपको अभी बताया, कैप ऑफ गुड होप, कि अगर ये वाला रूट हमारा बंद हो जाता है तो हम किधर से अपना रूट ट्रेड स्टार्ट करेंगे, कैप ऑफ गुड होप से स्टार्ट करेंगे। ठीक, लेकिन इसकी कॉस्टिंग क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, होगी कि नहीं होगी। ठीक, और जब कॉस्टिंग ज्यादा होगी, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ेगा, तो उसका इम्पेक्ट क्या कहाँ पड़ेगा, हमारे ट्रेड पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ट्रेड पर पड़ता है। अब इसको थोड़ा सा लिखते भी चलना है, समझते भी चलिएगा साथ साथ में। अब आप देखिएगा कि जब हम इस रूट को पकड़ते हैं अपन, ठीक है ना, ये इंडिया ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या पड़ता है, 4.5 बिलियन पर डेज के अकॉर्डिंग पड़ेगा। ठीक है ना, स्विच कैनल रूट, जिसमें हम 6400 माइल्स 14 डेज में फिक्स करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 14 डेज में 6400 माइल्स करते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे पूरी की पूरी कॉस्टिंग यहां पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 5 बिलियन पर डेज। ठीक है, हो जाएगा, प्लस माइल्स कितने हो जाते हैं, 11,300, और अप्रोक्स कितने दिन लग जाते हैं यहाँ पर, 24 डेज लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं, 24 डेज। मतलब सीधा सीधा आप देखेंगे तो डेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट सीधे हमारे कहां पर पड़ेगा, ट्रेड पर पड़ना है। कहां पर पड़ना है, ट्रेड पर पड़ना है। ठीक, अब ट्रेड पर पड़ेगा तो हमारे देश की जीडीपी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, रॉ मटेरियल कनेक्टिविटी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट में भी, एक्सपोर्ट में भी, एफडीआई में। मतलब आप देखेंगे कि इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूरी तरह से इन्फ्लुएंस यहां पर होने वाला है। ठीक, तो ये रूट समझ में आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, शॉर्ट रूट हो गया, और ये वाला क्या है, लॉन्ग रूट। ठीक, कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप किसने खोजा है, वास्को डिगामा ने। ठीक है, ये भी पॉइंट्स आपको दिमाग में अपने रखने हैं। क्लियर है यहां तक सभी को, ओके। चलिए, तो अब आप खुद बताइए, अब लॉन्गर ट्रेड रूट की बात हम लोग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा शेयर्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड दैट पास थ्रू द सुएज कैनल ड्रॉप्ड 50% year over in the first 2 months of the year, while the volume of trade transiting around the Cape of Good Hope surged estimated 74% above last year travel। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये क्यों घट बढ़ रहा है दोनों तरफ से, आप इधर देखेंगे तो ट्रेड वैल्यू लगातार माइनस में जा रहा है, इधर वाला बढ़ रहा है। ठीक, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वॉर लगातार चल रही है। ठीक है ना, और जब तक ये चलेगी तब तक इंडिया को अल्टरनेट रूट अपने ढूंढने पड़ेंगे। इसके साथ साथ एक इंपैक्ट और भी पड़ रहा है। क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, समझिएगा, हमारे अन्य कंट्रीज, जो अदर कंट्रीज हैं, उनके साथ रिलेशन पर भी पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब आप देखेंगे हम एक कॉरिडोर भी तैयार कर रहे थे, उस कॉरिडोर प्लान पर भी क्या होना है, रिस्क फैलेगा कि नहीं फैलेगा। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट इन एशिया, वेस्ट एशिया along the Red Sea, Israel has already launched strikes against the, ये ध्यान रखना है। अब कॉरिडोर प्लान पे क्या है, द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया कुड जियोपाइराइज द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर।
IMEC जो हम डेवलप करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा क्या होगा, डिले होगा, प्लस उसका इम्पैक्ट हमारे कहाँ पर पड़ना है, कॉरिडोर प्लान पर। आइए, कॉरिडोर प्लान पर जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर भी पड़ना है। कहाँ पर पड़ना है, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज पर भी पड़ना है। ठीक है, अब हम इस कॉरिडोर को क्यों बना, कॉरिडोर तो समझते हैं ना क्या होता है। कॉरिडोर होता है जो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने का, ठीक है, जो भी हम बनाते हैं, आप हम रोड बनाएं, ट्रेन ट्रेन का करें या फिर सी के माध्यम से जाएं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉरिडोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉरिडोर कहते हैं। मतलब आपको अपने गांव का एग्जाम्पल लो तो खेत से घर जाने के लिए जो रास्ता बनाते हैं वो एक्चुअल में एक कंट्री का दूसरे कंट्री का क्या कहलाता है, कॉरिडोर कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए अब ऐसे ही आते हैं। मान लो यहाँ पर हम इंडिया वाले हैं और यहाँ पर अदर कंट्रीज हैं, तो हम क्या डेवलप करना चाहते हैं, कॉरिडोर डेवलप करना चाहते हैं। इससे क्या होगी, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। ठीक, और इससे क्या होगा, दुनिया भर में जीडीपी पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा और फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीजें पॉजिटिव वे पर आप देखेंगे तो बढ़ती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? द IMEC प्लान compromises an eastern corridor connecting India to the Gulf region and the northern corridor connecting the Gulf region to Europe. It will include a railway and ship rail transit network as well as road transport routes. ठीक है ना, इट वॉज द conceptualized to reduce dependence on Suez Canal and create a route that could be 40% faster, and was also seen as the strategic response to China's Belt and Road Initiative. However, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो कॉरिडोर बन रहा है वह किस लिए बन रहा था, कि जो हम इस ठीक कैनल पे डिपेंडेंट कर रहे हैं इससे भी कम हो जाएगा, प्लस हमारी रोड कनेक्टिविटी प्लस ट्रेन कनेक्टिविटी से जो 40% बर्डन है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये समझ में आया कि क्या क्या होने वाला है। ठीक, बताइए, सबसे पहले समझ में आया कि इम्पैक्ट ऑफ रेड सी क्राइसिस एक्चुअल में है क्या। ठीक, क्या है रेड सी क्राइसिस, पहला क्या क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दी वॉर, किसके बीच में छिड़ा हुआ है जो, ठीक है ना, इजराइल एंड ईरान और अदर कंट्रीज जो हैं। ठीक, उसकी वजह से कौन सा क्राइसिस आ जाता है, रेड सी क्राइसिस। अब रेड सी क्राइसिस का अगर आप ये समझ में आ गया व्हाट इज रेड क्राइसिस, रेड सी क्राइसिस, देन इसका इम्पैक्ट क्या है, तो हमने इम्पैक्ट भी पढ़ लिया। फिर देन इसका सॉल्यूशन क्या है, जस्ट वी हैव टू सी क्या, कैप ऑफ गुड होप। ठीक है ना, तो वास्को डी गामा फर्स्ट, ठीक है ना, वॉयस टू इंडिया 1497 टू 99, ध्यान रखना है इसी रूट से भाई साहब चले थे। ठीक है ना, ये पुर्तगाल्स, और देन भी ही स्टार्टेड एंड क्या ढूंढने चला था, पर ढूंढना क्या चाहता थे, व्हाट ही वांट्स टू सर्च, आई डोंट नो। No, he wants to, he come out to search America, but he got the India. Okay, note down. ठीक है, कि अमेरिका की डिस्कवरी में निकला था लेकिन पाया क्या, इंडिया, और इंडिया में आके क्या पाया था, मसाले, स्पाइसेस। ठीक है ना, ओके, सबसे पहले यहीं पहुंचा था केरल में, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑन एंड के, ठीक है, और यहाँ पे जब प्यारे प्यारे स्पाइसेस पाए, मसाले पाए, अपने देश में ले गया, लोगों को दिखाया, और सस्ते रेट में, चीप रेट में, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी, देन ही स्टार्टेड कम अगेन एंड अगेन। और फिर आप देखिए 1947 तक वो चीजें चली। पुर्तगाली तो खैर उसके बाद तक भी गोवा में रहे हैं, बाद में हमने गोवा को छुड़ाया था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है आपने। आई बात समझ में क्लियर? ठीक, किसका, हमारे देश पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब हम क्या चाहते हैं, सिंस द रेड सी क्राइसिस began, India exporters have been asking the government to focus on developing an Indian shipping line of global repute. The request comes as India's outward remittance on transport services increasing with rising export in 2022.
टू, ट्रेडर्स रेमिटेड ओवर $109 बिलियन एज अ ट्रांसपोर्ट सर्विस चार्ज। ठीक है ना, कितना चार्ज लग रहा है? $109 बिलियन। Exporters said that an independent shipping would line would reduce arm twisting by foreign shipping lines, particularly of Indian micro, small and medium enterprises MSMEs। इसको भी दिमाग में रखिएगा आप लोग इसके बारे में, क्योंकि जो हमारे देश में, ठीक है ना, बड़े छोटे स्मॉल प्राइस इंटरप्राइजेस होते हैं बिजनेस के, उनको देखता है, लुक आफ्टर करता है। ठीक, तो चलिए, क्लियर है यहां तक सभी को? देवी जी, पक्का ना? ठीक, तो ये दिमाग में अपने स्टोर कर लेना है कि हाउ दिस वॉर इज इन्फ्लुएंसिंग आवर ट्रेड सिस्टम एंड ट्रेड पॉलिसी आल्सो। ठीक है, चलिए, कुछ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं यहां से, ठीक है ना? ऑफ कोर्स इसी प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्टली, ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ रेड सी क्राइसिस एंड द, फिर जब हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव वी आर सर्चिंग रूट फॉर द कैप ऑफ गुड होप, उसका, ठीक है ना, इम्पैक्ट हमारे इंडियन, ठीक है, किसमें, ट्रेड सिस्टम पर क्या पड़ेगा, प्लस टूरिज्म पे भी क्या पड़ेगा, दीज आर, ठीक है ना, ये जो चीजें निकल के आएंगी, प्लस गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस क्या बनेंगे, प्लस जो हम कॉरिडोर बनाने जा रहे थे उस कॉरिडोर का भी इम्पैक्ट क्या रहेगा। ठीक है, और कब तक हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे इंडिया कंटिन्यूअस पीस की बात करता है। किसकी बात करता है? पीस की बात करता है कि वी वांट्स पीस। ठीक, चलिए, अब आते हैं अगले पर। गवर्नमेंट प्रिंटेड सेल्फ इट रिपोर्ट्स ऑन एलिफेंट्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप सबको पता होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये हर 5 साल में एलिफेंट सेंसस पब्लिश करता है, लेकिन अभी इस बार थोड़ा सा लेट चल रहा है। और ये कहा गया है, अब ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कितने साल में सेंसस रिपोर्ट करता है, पब्लिश करता है? एवरी 5 ईयर्स में। ठीक है ना? ओके, अब हम देखते हैं एलिफेंट नंबर्स इन इंडिया 2012 से 2023 तक, जिसमें सेंट्रल वेस्टर्न आप देखेंगे 2012 से 2017, फिर 2023 जिसमें माइनस ही आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा। मतलब आपको इंक्रीजमेंट आप इनमें नहीं देखेंगे, नंबर्स ऑफ द एलिफेंट्स में परसेंटेज का, बल्कि आपका इनका जो परसेंटेज है वो लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दिस इज द मेन कॉज, बिकॉज the atmosphere is not suiting them also. And another problem in India, why? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, देन, ठीक, एंड सिविलाइजेशन भी आप देखेंगे थोड़ा फास्टेस्ट मोड में जा रहा है। तो फॉरेस्ट का भी जो एरिया है लगातार क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है। ठीक, अब आप देखेंगे इसे थोड़ा सा, क्योंकि ये छोटी मोटी न्यूज नहीं है, हमारे लिए बड़ी न्यूज है। ठीक, सेलिब्रेटिंग एलिफेंट डे ऑन 12 अगस्त। अभी पॉइंट एक और दिमाग में रखना है आपको कि एलिफेंट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 12 अगस्त को। ये भी पॉइंट नोट डाउन करने के लिए है। ठीक, अब ये जो रिपोर्ट्स रोक दी गई है उसे कहा गया है कि 2025 मई जून तक रिपोर्ट्स को क्या किया जाएगा? पब्लिश किया जाएगा। ठीक, चलिए, एक्चुअल में हमारे देश में एलिफेंट्स का लगातार आप देखेंगे कम होने के मेजर रीजंस और भी हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स भी हो रही हैं। ठीक है ना, एक स्टेट टू अनदर स्टेट्स जब कनेक्टिविटी भी कम होगी, ठीक, तो उनको काउंटिंग करने में भी थोड़ा सा चैलेंजेस आ जाते हैं। प्लस आज के डेट में आप देखेंगे डिसीज, बीमारियां भी अच्छी खासी होने लगी हैं। प्लस आप देखेंगे कि इन पर भी लगातार अटैक्स होते हैं। ठीक है ना, इलीगल अटैक्स होते हैं, जिसे गवर्नमेंट अभी तक ज़्यादा
तेजी से रेक्टिफाई नहीं कर पाई है, जो कि गवर्नमेंट को यहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिव होकर काम करना चाहिए कि व्हाई वी आर गोइंग टू, ठीक है ना, इस लेवल पर। तो ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा सा आपको कम ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंडिया एक्सपेक्ट नॉर्थ ईस्ट में टोटल आप उठा के देखेंगे तो शिवालिक गैंगटिक जो हमारा पार्ट है, प्लस जो वेस्टर्न घाट्स नीचे वाला आप उठा के देखेंगे, ठीक है। सेंट्रल एंड ईस्टर्न वाले पार्ट्स में भी आप देखेंगे लगातार आपको एलिफेंट्स के नंबर्स क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं, ठीक है। अब ये इसमें न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि ये लेट क्यों हुआ है, दूसरा कौन क्या बोलते हैं, कितने ईयर्स में हम लोग एलिफेंट्स का सेंसस पब्लिश करते हैं, ये दो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। प्लस इनका मेजर एरियाज कौन सा है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब आप नंबर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर मेजर नंबर्स पड़े हैं, किसके, एलिफेंट्स के, ठीक। आप लोगों ने केरल में देखा होगा एक एलिफेंट्स को मार दिया गया था, नहीं पढ़ा था न्यूज में, हाँ थोड़ा सा पुरानी न्यूज है। और खैर ऐसे कई रिपीटेड न्यूज फिर आती रहती हैं, ठीक। नहीं देखा, अब इस बार देखिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, ओके, अब आगे आते हैं। माइजू स्टार्ट्स इंडिया विजिट संडे, प्लान्स बीइंग ड्रॉन अप फॉर द 3 सिटीज। अब ये मालदीव्स के हैं, मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मौजू इज लाइकली टू विजिट इंडिया फ्रॉम अक्टूबर 6 to 10, ठीक। अभी आपका हेडिंग होना चाहिए इंडिया मालदीव रिलेशंस, क्या होना चाहिए आपका हेडिंग, इंडिया मालदीव रिलेशन, ठीक। विजिट हो रही है किसकी, मालदीव के प्रेसिडेंट की, ठीक। अब ये हाईलाइट में क्यों है, बिकॉज ऑफ जब ये इलेक्शन हो रहा था तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का यहाँ पे अच्छा खासा क्या हुआ था, विरोध हुआ था, ठीक है ना। वाई, because the influence of China is also, but some citizen of the Maldives are criticizing Indian peoples over there, ठीक है। ध्यान देना है, Muizi is expected to hold bilateral talks with Modi on October 7. Sources said he is likely to travel the 3 cities, Delhi, Mumbai, and Bengaluru. ठीक है, Muizi visit has been in the works for about a month now. The issue was about finding mutually convinced dates. Setting the stage for his visit, Muizi on 27 September had claimed mocking of Modi by 2 of his former deputy ministers. एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिसे हम लोग देखेंगे, बट जो मालदीव्स माले टू इंडियन कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द रिलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। समझते हैं, चाहे ट्रेड के लिए हो, इकोनॉमिकल हो, ठीक है ना, या हमारा कल्चरल हो, जियोपॉलिटिकल हो, मालदीव्स हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। इसमें भले चाइना का इन्फ्लुएंस चल रहा हो, बट ठीक है, उन सब चीजों को छोड़ते हुए वी हैव टू मूव अहेड, ठीक, बिकॉज ऑफ वी आर ऑल्सो द सी नेबर ऑफ द मालदीव्स। चाइना तो वहां है, ठीक है भाई साहब, हम देख लेंगे, बट वी हैव टू पुट पार्टनरशिप विद द मालदीव्स, ठीक है। क्योंकि इन्होंने स्लोगन भी दिया था, आउट इंडिया, इंडियंस पीपल्स गो आउटसाइड, बट इंडियंस ने भी, मतलब यहां से पर इंडिया में भी कैंपेन चला था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मालदीव्स इज डिपेंडेंट, जीडीपी डिपेंड्स ऑन द टूरिस्ट्स, एंड मोस्ट ऑफ द टूरिस्टर्स गोज फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। इसको हम देखेंगे इन्फ्लुएंस क्या है, तो ये समझ में आया, इंडिया प्लस मालदीव्स प्लस हमारे जो छोटे छोटे लक्षद्वीप, मिनिकॉय जो आइलैंड है वह भी आसपास ही हैं, ठीक। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो हम इसके क्या हैं, ज्यादा नजदीक हो जाते हैं, नेबरहुड हो जाते हैं, ध्यान रखना है। पॉइंट एक और क्वेश्चन जो हमसे ज्योग्राफिकल पूछा जाता है, ठीक है, इन चैनल्स के बारे में, कि हमें कौन सा चैनल मालदीव से और इंडिया को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, लिखते चलिएगा साथ साथ में। इसीलिए हमने इस क्लास में आज ऐड किया था कि ऑल थिंग्स हैव टू, ठीक है, नोट डाउन। ओके, फिर इधर आप देखेंगे तो आपको गल्फ ऑफ म्यांमार देखने को मिलेगा, श्रीलंका है ही। चलिए, अब हम देखते हैं मालदीव्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। सबसे पहला, स्ट्रेटेजिक लोकेशन,
ठीक। Located south of India, the Maldives holds immense strategic importance in the Indian Ocean, acting as a gateway of Arabian Sea and beyond. Point to be noted. ठीक है ना, ये हमारा क्या है, गेटवे है किसका, अरबियन सी का। ठीक है, मैप अकॉर्ड अगर आप मैप से पढ़ते हैं ना चीजों को तो ज्यादा हमारे दिमाग में वो आ जाती हैं। ठीक है, वरना दिमाग फिर मालदीव को ही ढूंढने निकल जाता है। हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं और दिमाग किसको ढूंढ रहा है, मालदीव को, कि है किधर है। ठीक, सो कीप रिमेंबर। अगला है, दिस ऑलवेज अलाउ इंडिया टू मॉनिटर मैरीटाइम ट्रैफिक एंड इनहेंस रीजनल सिक्योरिटी। ठीक, ये पार्ट हो गया स्ट्रेटेजिक लोकेशन का, क्योंकि हमारे सीधे कहां पर सिचुएटेड है, ये साउथ पोल में। ठीक है, अब आते हैं कल्चरल लिंक क्या है। इंडिया एंड मालदीव्स शेयर अ डीप कल्चर एंड हिस्टोरिकल कनेक्टिंग डेटिंग बैक सेंचुरीज अंटिल द फर्स्ट हाफ द 12th century। बुद्धिज्म वाज द प्रिंसिपल रिलीजन इन द मालदीव आइलैंड। मतलब यहाँ का जो बेसिक रिलीजियस धर्म था वो क्या था, बुद्धिज्म था। क्या था, बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म जानते होंगे ना आप लोग। ठीक है, देन देयर इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म। आप सबको पता है कि बुद्धिज्म कितने पार्टों में बट गया था, हीनयान एंड वज्रयान। तो यहां पर हमें कौन सा देखने को मिलता है, वज्रयान। ठीक, ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। हैड एग्जिस्टेड इन द मालदीव इन एंशियंट टाइम्स। अब रीजनल स्टेबिलिटी देखें, अ स्टेबल एंड प्रॉस्पर्स मालदीव्स अलायंस विद द इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक, इंडिया की जो नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके साथ हमने क्या निकाला है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, एंड प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, हम इंडियन ओशियन रीजन में हमेशा क्या चाहते हैं, पीस चाहते हैं। किस पॉलिसी के माध्यम से, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक, विथ ऑल नेबर्स वी हैव टू कोलेबरेट, वी हैव टू कीप पार्टनरशिप्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मतलब जितनी भी पार्टनरशिप हो सकती हैं, वी हैव टू कीप देम। ठीक है, तो ये है मालदीव सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। बट इसके अगेंस्ट भी जाएं तो इंडिया सिग्निफिकेंस फॉर मालदीव्स क्या क्या है, एसेंशियल सप्लाईज। इंडिया इज अ क्रूशियल सप्लायर ऑफ एवरीडे एसेंशियल्स इंक्लूडिंग राइस, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन्स। ठीक, कौन करता है एक्सपोर्ट, ये सब इंडिया करता है। किसे, मालदीव्स को। ठीक, तो हमारे लिए वो क्या है, एक ट्रेड का रिसोर्स भी है, प्लस मालदीव्स को भी हमारे साथ क्या करना पड़ेगा, रिलेशंस बनाकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, कौन कौन सी एसेंशियल्स सर्विसेज। इंडिया आल्सो एड्स इन बिल्डिंग मालदीव्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग मटेरियल्स लाइक सीमेंट एंड रॉक बोल्डर्स। ठीक है, हम इनको पत्थर भी देते हैं प्लस साथ में सीमेंट भी देते हैं, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया में लार्जेस्ट नंबर में सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। एंड एजुकेशन की बात करें तो इंडिया सर्व एज द प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइडर फॉर मालदीवियन स्टूडेंट्स who pursue higher education in Indian institute including scholarship deserving students। ठीक है, मतलब हम लोग उनको प्राइमरी एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, किसको, मालदीवियंस स्टूडेंट्स को। ठीक, फिर डिजास्टर असिस्टेंट्स भी है, तो वहां पर कुछ भी समस्या होती है फर्स्ट कौन जाता है वहां पे, इंडिया, बिकॉज नेबरहुड फर्स्ट policy। India has been a constant source of aid during crisis such as the tsunamis and drinking water shortage। तो हम भेजते हैं कि भैया पानी पिलाओ मालदीव्स को। ओके, and the provision of essential items supports during the COVID-19 pandemic showcases India role as a reliable partner, and we have given certain money also to Maldives। Please do whatever you want to। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है कि आप इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी कर सकते हैं, बट इंडिया इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मालदीव्स। ठीक, फिर सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ providing security assistant intervening during a COP attempt in 1988 Operation Cactus and conducting joint naval exercise for the protection of the Maldives। joint exercise कौन कौन सा है, एक्वर्ण, दोस्ती एंड इकाठा। पॉइंट टू बी नोटेड, दिमाग में रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, कि
हम लोग नवल एक्सरसाइज करते हैं किसके साथ? मालदीव के साथ। उस एक्सरसाइज का शॉर्ट में नाम क्या है? एक्वेरिन, दोस्ती एंड एकाथा। ओके। इंडियन डोमिनेंस इन मालदीव टूरिस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया मालदीव रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इंडिया टूरिस्ट हैव बिकम द लीडिंग सोर्स मार्केट फॉर द मालदीव सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक in 2023. They accounted for the significant 11.2% of total tourist arrivals, amounting to 18.42 lakh visitors. ओके। अब इसके कुछ रिसोर्सेस हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडियन ट्रेवलिंग टू द मालदीव्स। ठीक। 2018 से आप उठाकर देखेंगे और 2023 के जितने भी डाटाज हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है कि लगभग आप देखेंगे 22 के बाद थोड़ा सा कम हुए हैं, क्योंकि 2022 में कितने गए हैं? 241,328 लाख, और यहाँ पर 2023 में 206,026, यानी कि 11.18% टूरिस्ट आर ट्रेवलिंग टू मालदीव्स। ठीक। हम इंडियंस को सबसे पहले फॉरेन जाने का जब शौक चढ़ता है, किधर जाने की कोशिश करते हैं? I'm not talking about only Punjab. I'm talking about India. ओके। अमेरिका जाना, अमेरिका जल्दी वीजा देता नहीं है। फिर हम आसपास की कंट्रीज ढूंढते हैं कि सबसे पहले कौन कहाँ पहुंचा जा सकता है, दैट इज मालदीव्स। हाँ। ठीक है। क्योंकि ज्यादा दूरी यहाँ पर नहीं है। ओके। तो ये पॉइंट्स क्लियर हुआ, इंडिया मालदीव रिलेशंस वाई दे आर इम्पोर्टेंट्स। ठीक है। सारे पार्टनरशिप्स हमने, सारे पैक्ट और सारी स्ट्रेटजिक हमने चीजें देख ली हैं, पॉलिटिकल भी, ठीक है, इकोनॉमिकल भी। और दोनों चीजों में आप देखेंगे तो एक दूसरे पे हम दोनों डिपेंडेंट हैं। मालदीव इंडिया पर भी, इंडिया मालदीव पर। बट चाइनीज इन्फ्लुएंस इज द टेंशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट because of the geopolitical and some policies are also, as we have discussed before, कि हम जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है ना, इन सब के साथ, बिकॉज इंडिया जो हमारी क्या बोलते हैं, सीज नेबरहुड कंट्रीज हैं, उनके साथ हम एक नई इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं जिसको कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। क्या कहते हैं? ब्लू इकोनॉमी। और एक और डिजिटल इकोनॉमी। कौन सी है? डिजिटल इकोनॉमी। और इन दोनों का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा कौन है? मालदीव्स। कौन है? मालदीव्स। ठीक। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ब्लू इकोनॉमी एंड डिजिटल इकोनॉमी। ठीक। इंडिया कंटिन्यूस आप देखेंगे डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। आज हम और आप 5 रुपए की चाय भी पी रहे हैं तो भी कौन सा पेमेंट करते हैं? डिजिटल पेमेंट, यूपीआई भी यूज। ठीक है। और चाहे बड़ा से बड़ा ट्रांजेक्शन हो। ठीक। आज के डेट में इंडियंस कम ही होंगे जो आप देखेंगे कम से कम इन चीजों का, जिनके पास मोबाइल है दे आर ऑल्सो यूजिंग। ओके। तो क्लियर है यहाँ तक पॉइंट सभी को? ठीक है। तो इंडिया मालदीव रिलेशन आपको अपने दिमाग में रखना है। अब जो भी इन दोनों के बीच में पैक्ट होंगे वो नेक्स्ट वीक तक में अपने सामने आएगा ही, तो उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। बट अब ये होगा कि आपने जो डिस्कस कर लिया है तो आगे वाले जो रिलेशंस होंगे, पैक्ट्स होंगे, वो आपको क्लियरली क्या होंगे, समझ में आएंगे। ठीक। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? चलिए, ये ध्यान रखना है, इट्स नॉट आउट इंडिया आउट जो उन्होंने स्लोगन दिया था। चलिए, अब इससे हम भूल के आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड विल इवेंचुअली बी रिफ्लेक्टेड इन करेंसीज। टारगेटिंग यूएस डॉलर इज नॉट इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी बट लुकिंग फॉर वर्क्स अराउंड्स। ये किसने कहा है? एक्सटर्नल अफेयर ऑफ मिनिस्टर्स जयशंकर शाह। ठीक। ये दुनिया की
या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रॉब्लम कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, करेंसी प्रॉब्लम्स, बिकॉज एवरी गवर्नमेंट वांट्स टू पार्टनरशिप विद देयर करेंसी, कि भैया हमें जो भी ट्रांजेक्शन करना है, लेन देन करना है, ट्रेड करना है, अगर वो जितना इजी वे पे हो जाए, दैट इज मोर इम्पैक्टफुल, मोर प्रॉफिटेबल फॉर एनी कंट्रीज। ठीक, तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि हम, आप कुछ देशों कुछ ईयर्स आप उठा के देखेंगे इंडियन हिस्ट्री, तो वी आर ट्राइंग टू ट्रांजेक्ट इन रुपीज एंड अनदर कंट्रीज, जिससे भी हम बायलैटरल पैक्ट करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं उनका जो भी करेंसी हो उसी में हम क्या करें, ट्रांजेक्शन करें। ठीक, अब दुनिया इसको किस नजर से देख रही है कि इंडिया टारगेटिंग यूएस डॉलर, बट दिस इज नॉट अवर पॉलिसी। हमारी पॉलिसी क्या है कि भैया वी आर गोइंग टू सर्च अनदर पाथ फॉर द ट्रेडिंग। ठीक, तो एज इंडिया एक्टिवली पुशेस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इट्स अ डोमेस्टिक करेंसी विथ सेवरल ट्रेड पार्टनर्स इंक्लूडिंग sanctions hit Russia. External Affairs Minister Jaishankar said on Tuesday that while India is pursuing its trade interest, avoiding the use of US dollar is not part of Indian economic policy. यानी हमारा इकोनॉमिकल पॉलिसी का ये पार्ट नहीं है कि वी आर अवॉइडिंग या वी आर टारगेटिंग यूएस डॉलर। वी वांट्स, एक्चुअली हम अपना रुपया मजबूत करना चाहते हैं। ओवरऑल एक कंट्री क्या चाहती है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट आप कैसे पाएंगे, व्हेन यू मोर स्ट्रॉन्ग देन अनदर करेंसी। ठीक, और होता क्या है कि यूएस डॉलर में आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए भी यूएस डॉलर चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यूएस डॉलर को अप्रोच करना पड़ता है, आपको अपने रुपया को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराओ, उस फिर वो कन्वर्जन को सामने वाले देश की करेंसी में कन्वर्ट हो, देन वी विल ट्रांजेक्ट। ठीक, एक आप देखेंगे कि एक जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इंडिया है, ठीक है, और वी वांट टू पार्टनरशिप या ट्रेड विथ किसी भी कंट्री का आप नाम लीजिए, यूएसए तो है ही, उसके साथ नहीं करना ना, तो उसके साथ तो डॉलर चलेगा ही। दूसरा बताइए, चाइना, चाइना को भी हटाओ और कोई बताओ, अरे अपना पड़ोसी ले लेते हैं, रसिया है, कोई पड़ोसी तो नहीं है पर ठीक है, एक अच्छा पुराना साथी है। ओके, तो चलिए इंडिया और रसिया, इंडिया का रुपया हो जाता है और इनका रूबल हो जाता है ना। ठीक, इफ वी वांट टू, ठीक है, ट्रांजेक्ट बायलैटरल पैक्ट बाय रुपीज एंड रूबल्स, ठीक, तो बीच में डॉलर की क्या जरूरत है। ठीक, आपने देखा होगा कि इंडिया और रसिया ने एक पैक्ट किया है कि वी विल स्टार्ट अवर ट्रेड विथ अवर करेंसीज। ठीक है, हम रूबल और आप रुपया लेके आइए, एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करेंगे, खूब पैसा एक दूसरे को देंगे लेंगे। ठीक है, बट अब इससे समस्या किसको पहुंच जाती है, डॉलर वालों को, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन में इनको क्या होता था, ऑटोमेटिक प्रॉफिट होता था, और वो प्रॉफिट इनके हाथ से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो तकलीफ किसको होगी, अमेरिका भैया को होगी। ठीक है, क्योंकि डॉलर वो लेके बैठे हैं। वही इन्होंने क्लेरिफाई किया है कि दिस इज, कुछ इन्होंने काम भी बताए हैं क्यों। जयशंकर noted that yes, policies often complicate trade with certain countries and India is seeking workarounds without intending to move away from US using the dollar. Unlike some other nations, however, the minister added, Thala, multipolar words will eventually be reflected as currencies and economic dealing. We have never actively targeted the dollar. That's not part of our economic, political, or strategic policy. Some other may have done so. What I will say is that we have a natural concern. मतलब समझ में आ गया ना कि हमारे देश का ये पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी नहीं है, ना कोई जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि वी आर टारगेटिंग टू यूएस डॉलर, ना, वी आर नेचुरली डूइंग आवर बिजनेस विथ अदर कंट्रीज। ठीक है, इसका कारण और भी है कि आप देखेंगे कि जो हमारे नेबर्स कंट्रीज हैं, आप बांग्लादेश को उठा लीजिए, पाकिस्तान है, श्रीलंका है,
इन्हें भी जब कई बार ट्रांजैक्शन करना पड़ा है अदर कंट्रीज के साथ यूएस डॉलर में, तो इन्हें डॉलर क्राइसिस से जूझना पड़ा है। किससे? डॉलर क्राइसिस से जूझना पड़ा है। जब आप डॉलर क्राइसिस से जूझेंगे तो डॉलर वाला अपना रेट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक, तो आपको अपनी करेंसी क्या देनी पड़ती है? ज्यादा देनी पड़ती है। आपने करेंसी टाइप ऑफ दी करेंसीज पढ़ी होगी। ठीक, उसमें एक आता है हॉट करेंसी। हॉट करेंसी का मतलब क्या होता है? जो लगातार डिमांड में बनी रहती है, प्लस जिसकी, ठीक है ना, जिसको आप ट्रांजेक्ट कराना चाहें, दैट इज द इजी इन द वर्ल्ड। लेकिन इंडिया या इंडिया के साथ जितने भी अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हमें चाह रहे हैं कि भैया अपनी अपनी कंट्रीज की करेंसीज को भी क्या करो, आप फ्लेक्सिबल बनाओ और उनको हर जगह अवेलेबल करवाने की कोशिश करो। ठीक है ना, हर बार डॉलर की तरफ ही क्यों देखना। ठीक, the minister remarks come at a time when some of India's close trade partners, such as Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, have faced, ठीक है, acute shortage of dollars। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इन देशों में शॉर्टेज ऑफ क्या हो गई? डॉलर्स हो जाती है, तो ये अपना ट्रेड ट्रांजैक्ट एक दूसरे से नहीं कर पाते। उसका इम्पैक्ट क्या होता है एक्चुअल में? किसी भी देश को आप देखेंगे ना, अगर इसके पास यूएस डॉलर नहीं होता है, इम्पैक्ट उसका सीधे किस पर पड़ता है? इकोनॉमी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? इकोनॉमी में पड़ता है। ठीक, क्योंकि आपको डबल पैसा देना पड़ता है और वो आपके देश के इन्फ्लेशंस को, एफडीआई को क्या करता है? लगातार कम करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है ना। ठीक, आई बात समझ में? ठीक, चलिए, तो ये जैसे भी एक है, दिस कम्स रसिया एंड चाइना हैव एक्टिवली रिड्यूस्ड द यूज ऑफ डॉलर्स इन बायलैटरल ट्रेड आफ्टर यूएस एक्सक्लूडेड रसिया फ्रॉम इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपको दिमाग में रखना है, SWIFT, स्विफ्ट, SWIFT। ओके, क्या कहा जा रहा है इसमें कि अभी आपने देखा रसिया और चाइना ने भी बायलैटरल पैक्ट किया है, ठीक, कि हम एक दूसरे की करेंसी पर ही क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन करेंगे। और डॉलर डॉलर को क्या कर दिया इन्होंने? ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक, रशियन गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड लास्ट ईयर द ट्रेड बिटवीन रशिया एंड चाइना कंडक्टेड इन रूबल्स एंड युआन। पॉइंट टू बी नोटेड, रूबल्स किसका हो गया? करेंसी रसिया का, और युआन किसका हो गया? चाइना का। ये भी पॉइंट दिमाग में रखना है आपको। ठीक, हैड रीच्ड 95%, notably bilateral trade between the two countries during the last financial year, $200 billion। मतलब जब ये इतना अच्छा कर सकते हैं, वाई वी कैन नॉट। ठीक, जयशंकर प्रसाद का हर एक स्पीच पॉइंट टू बी नोटेड वाली रहती हैं। मतलब जो वो कहते हैं बड़े सोच समझ के, सहजता के साथ और बड़े प्यार से बता देते हैं। ठीक है ना, तो हर एक उनकी जो स्पीच होती है ना, वो ध्यान रखना क्वेश्चंस बनने के लायक ही होती है, एबिलिटी इतनी रखती है। ठीक है, अभी आज का ही आप आर्टिकल उठा के देखेंगे तो कितना प्यार से उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट अवर इकोनॉमिकल पॉलिसी पार्ट। ठीक, ये हमारा काम करने का एक नया तरीका है। ठीक, क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। क्लियर? यहां तक समझ में आया सभी को? ओके, हेलो, क्लियर है ना? क्या कहा है हमने यहां पर? ठीक, करेंगे। ठीक है ना, क्यों? बिकॉज ऑफ दी कि जो हमारे देश में, क्योंकि हम डॉलर के भरोसे बैठते हैं, ठीक, तो हमारा पैसा किस में कन्वर्ट होता है? डॉलर पे। ठीक, तो जो फर्स्ट बेनिफिट है वो किसको प्राप्त होता है? यूएस अचीव कर जाता है। देन व्हाट वी ट्रांजेक्ट आफ्टर इंक्लूडिंग दी यूएस, तो भैया क्यों बार बार उसको साथ में लिया जाए? देन इन्फ्लेशंस प्लस कॉस्टिंग पावर क्या होती है? बढ़ती है। उसे भी हम क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। ठीक, चलिए, तो वी आर लुकिंग फॉर वर्क्स अराउंड, ध्यान रखना है। चलिए, अब अगला पॉइंट है अपने पास, इंडियाज सऊदी ऑयल इंपोर्ट्स जंप एज रियाद लुक्स टू क्लॉ बैक शेयर लास्ट टू रसिया। चलिए समझते हैं इस पॉइंट्स को। ठीक,
आप सबको पता है हम और आप क्या करते हैं, क्रूड ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं, ठीक, जिसमें अभी आप देखेंगे सऊदी अरबिया ने, ठीक है, क्या कर लिया है, इंपोर्ट्स में जंप कर लिया है, आगे निकल गया है, किससे, रसिया से भी, ठीक। तो आप देखेंगे अगस्त में क्या क्या पॉइंट्स हुआ है, रसिया 1.888 एमएन बीपीडी 6.4%, इराक का भी 3.3, लेकिन सऊदी अरबिया का आप देखेंगे 39.8%, और यूएई का भी कितना है, 18.6%, ठीक है। India's crude oil imports reverted sequentially in September was a few under maintenance. Remedies are settled to come back on stream in October. ठीक, तो ये पॉइंट हमें दिमाग पे रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं, ठीक है। क्या पूछ सकता है आपसे, इंडिया टॉप क्रूड ऑयल कंट्रीज कौन कौन सी हैं। अब यही पॉइंट्स फिर से आपको दिमाग पे रखना है, रेड सी क्राइसिस वाला, कौन सा वाला, रेड सी क्राइसिस वाला, कि जैसे ही वो पॉइंट्स हमारे पास आएगा तो हमें अपनी डिपेंडेंसी जो भी सऊदी अरबिया, इराक या यूएई के पास है वह धीरे धीरे क्या करनी है, कम भी करनी है। इसीलिए आप देखेंगे हम रसिया के साथ भी अपनी कनेक्टिविटी रखते हैं, यूएसए के साथ भी रखते हैं, बिकॉज ऑफ दी कि किसी का कुछ भी पता नहीं है कि कब क्या हो जाए, ठीक है ना, एंड वी हैव टू गुड कीप गुड फ्रेंड्स आल्सो, ओके। आगे का स्लाइड कहाँ गया, अच्छा इधर आ गया ओके। हाँ, चलिए अब यहाँ पे कहा गया है, अकॉर्डिंग टू सोर्स इन इंडियाज रिफाइनिंग सेक्टर्स, इफ सऊदी अरबिया गेट्स मोर एग्रेसिव इन इट्स एफर्ट टू इंक्रीज मार्केट शेयर इन इंडिया, इंडियाज रिफाइनर्स स्टैंड टू गेन एज इट इज। यदि वो और ज्यादा बढ़ाएगा तो इंडियन रिफाइनरी सिस्टम क्या है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए रेडी है कि भैया दो, हमारे पास बहुत हैवी, ठीक है, हम रख लेंगे, ओके। तो ये पॉइंट्स अपन को दिमाग में रखना है। चलिए अब है थोड़ा सा आईपीओ फ्रेंजी, 15 कंपनीज फाइल्स डॉक्यूमेंट्स फॉर पब्लिक ऑफरिंग इन जस्ट 1 डे। ये पॉइंट्स दिमाग पे रखना है, इकोनॉमिकल है। आईपीओ जानते हैं क्या होता है, आईपीओ नहीं जानते हैं, ठीक है, सबसे पहले आईपीओ समझ लेते हैं। शेयर मार्केट जानते हैं क्या होता है, शेयर मार्केट जहां पर हम पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, ओके, देन सही बोल रहे हैं आप, क्या करते हैं, ओके, और बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि करेंसी का हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस मुद्दे पे, ओके। सबसे पहला आईपीओ क्या होता है समझिएगा, ठीक है। हमारे देश में शेयर मार्केट को चलाने के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको, सेबी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी कंपनीज होंगी शेयर मार्केट्स की, वो सब क्या होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, क्या होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सेबी, ठीक। अब आईपीओ होता क्या है, जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, कहां पर आती है, मार्केट में आती है, कहां पर आती है, मार्केट पे आती है, और अपने पार्टनर्स बनाने के लिए वह शेयर इशू करती है मार्केट में, ठीक। क्यों, उसको क्या करना है, मार्केट से पैसा क्या करना है, लेना है, नहीं 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 नहीं, पैसा उसको लेना है, ताकि वो अपने मार्केट को क्या कर सके, और ज्यादा एक्सपेंड कर सके। जब एक्सपेंड करेगा उससे जो भी प्रॉफिट होगा और जितने का आपने शेयर लिया होगा उससे क्या मिलेगा, आपको भी साथ में प्रॉफिट मिलता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो गोइंग फॉर एन आईपीओ इज अनदर नेम फॉर कंपनी गोइंग पब्लिक, यू मस्ट हैव रीड अबाउट इट। मतलब जब भी कोई कंपनी पब्लिक होना चाहती है तो सबसे पहले क्या करती है, वो आईपीओ जारी करती है। क्या जारी करती है, आईपीओ जारी करती है, ठीक है। इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या कहते हैं बच्चा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक। इसके माध्यम से कोई भी कंपनी क्या करती है, पैसा जुटाती है, फंड इकट्ठा करती है। व्हेन अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन डिसाइड्स टू गो
पब्लिक, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक, एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, वो क्या करना चाहता है, अब अपने आप को पब्लिक करना चाहता है। ठीक, अब पब्लिक करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक के लिए शेयर इशू करना पड़ेगा। ठीक, इट सेल्स इट्स स्टॉक, ये अपने स्टॉक्स क्या करता है, सेल करता है। उस स्टॉक को सेल कैसे करता है, अकॉर्डिंग टू शेयर। कैसे करता है, अकॉर्डिंग टू शेयर। अब शेयर एक्चुअल में पार्ट ऑफ द स्टॉक्स होता है। क्या होता है, पार्ट ऑफ द स्टॉक। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10,000 का स्टॉक है। कितने थाउजेंड का है, 10,000 का स्टॉक है। तो क्या मैं केवल एक व्यक्ति को दूंगा, नो। मैं कितने पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा, ठीक है ना। जैसे मेरे पास 10,000 का है, आई हैव द बजट ऑफ द 10,000। ठीक, तो मान लीजिए हम डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना चाहते हैं, 100 लोगों में। कितने लोगों में, 100 पे करना चाहते हैं। ओके, तो 100 को कितने में करें, 100 लोगों पे ही कर दें। 100 लोगों को 100 रुपीज पे कर दें, तो कितना हो जाना है, हो जाना है ना। ठीक, इसी प्रकार से क्या होता है, शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, और ये जो 100 लोग पाएंगे उनका शेयर परसेंटेज कितना हो गया, ओनली फॉर 100 रुपीज, 100 रुपीज। और जो 100 रुपीज का जो प्रॉफिट होगा वो लास्ट में उनको मिलता है, प्लस जो लॉस होगा वो भी होगा, क्योंकि वो 100 रुपीज से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कंपनीज में डू सो फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस सच एज टू गेन विजिबिलिटी एंड टू रेज एडिशनल फंड टू फाइनेंस एक्सपेंशंस। अब ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, क्यों किया जाता है ऐसा। सबसे पहला, रेज एडिशनल फंड्स। कंपनी के पास जब एडिशनल फंड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी क्या जारी करती है, क्या इशू करती है, आईपीओ। क्या इशू करती है, आईपीओ इशू करती है। ठीक, और अपने फाइनेंस एक्सपेंशन को भी बढ़ाती है। इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी एंड इट्स बिजनेस, आईपीओ कैन बी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब यदि इफ यू नो अबाउट द मार्केट, शेयर मार्केट बिजनेस, आईपीओ इज द बेस्ट डील। वाई, बिकॉज कोई भी कंपनी जब आती है ना, तो आईपीओ के माध्यम से देन वो प्रॉफिट कमाने के लिए आई है। तो आज से 2 साल 4 साल बाद, ठीक है ना, आफ्टर 10 years, वाट एवर यू गेन, ठीक है ना, दैट विल बी मोर प्रॉफिटेबल वाट एवर यू इन्वेस्ट ओवर देयर। ठीक है ना, जैसे आज से 50 year बिफोर, 10 year बिफोर, या मोर देन आप ईयर्स उठा लीजिए, जिन लोगों ने बैंक पे लगाया, टाटा पर लगाया, टीसीएस पे पैसा लगाया, ठीक है ना, अभी आप देखेंगे डी मार्ट्स का, आप देखेंगे शेयर मार्केट अच्छा खासा बढ़ रहा है। इन जगहों पर जिन्होंने आईपीओ लिया, आज उनका प्रॉफिट कहाँ पर है, ऑन द पीक है। तो यू ऑल कैन ऑल्सो, बट अभी नहीं, अभी स्टूडेंट हो आप लोग। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। क्लियर हुआ आईपीओ क्या है, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा। तो frenzy in the initial public offering, market is getting stronger with 15 companies submitting their IPO documents on the final day of September 2024, beginning the total filing for the month 41, the highest over recording in single month. IPO market is now crowded as a 25 companies have planned to raise nearly 63,550 crore आफ्टर गेटिंग द सेबीज अप्रूवल। क्योंकि अप्रूव कौन करता है, सेबी करता है, ठीक है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेट करता है। पॉइंट दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक्टिवली द आईपीओ मार्केट remained beyond the back of stronger retail participants as directly, मतलब आप देखेंगे तो सक्सेसफुली ये चीजें साथ में चलती हैं और फंड भी रेज होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में अपने रखने हैं। चलिए, अ मेजर रीजंस फॉर द आईपीओ बूम इज इंडिया इज स्ट्रॉन्ग मैक्रो इन्वायरमेंट which has raised investors' confidence. The healthy performance of several new stocks in the last couple of the years has also lured investors into investing in new IPOs. A key factor has been government's huge investment infra project, which seems to have raised in interest of private players betting on the growth story.
यानी कि हमारे देश के जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो एरियाज हैं, वहाँ पे भी बढ़ रहा है आईपीओ का लेवल, बिकॉज ऑफ इंडिया गवर्नमेंट्स भी लगातार किसमें पैसा ज़्यादा लगा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। आज आप देखेंगे आपके सिटीज़ में ओवरफ्लाईज बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, ठीक है ना, सड़कें 4 लेन 6 लेन 7 लेन 8 लेन बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हैं। ठीक, बड़े बड़े डैम्स, तो उन सब का इम्पैक्ट भी हमारे इसमें पड़ता है। आप सबने विशाल मेगा मार्ट का नाम सुना होगा, शॉपिंग भी शायद की हो। ठीक, ही हैज 8,000 करोड़ और द अमोंग वेटिंग फॉर अप्रूवल्स फ्रॉम द सेबी। मतलब विशाल मेगा मार्ट भी अपना नया आईपीओ लाने के लिए भी क्या कर रहा है, सेबी का अप्रूवल के वेटिंग लिस्ट में है कि भैया जैसे ही मिलेगा वी विल कम विथ आईपीओ, बिकॉज ही वांट्स टू आल्सो एक्सटेंड देयर बिजनेस एंड मार्केट। ठीक, नॉट ओनली इन इंडिया। ओके, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। और कोई डाउट यहां से है? हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, ये हमने पढ़ा था डॉलर वाले पे। एक्चुअल में स्विफ्ट एक पॉलिसी है, इंटरनेशनल डेयर सऊदी, ये है, ठीक है ना। सिस्टम पेमेंट सिस्टम है, लिख लीजिए इसका आप पूरा नाम, द इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट। हाँ, लिखिए सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक, ये क्या करती है, स्विफ्ट जितने इसके मेंबर्स हैं, ठीक है ना, उन मेंबर्स को सेफ एंड सिक्योर्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक, और आपने देखा कि अभी स्विफ्ट से किसको निकाला गया है, बिकॉज ऑफ द रसिया एंड यूक्रेन वॉर। ओके।